देखिए, मनी एंड क्रेडिट आपका चैप्टर है। फर्स्ट पेज पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन उसी के हिसाब से करें। देखिए, मनी और क्रेडिट की बात करें तो सिंपल आप समझ लीजिए, मनी मतलब की मुद्रा, मतलब की जो पैसे होते हैं करेंसी, ठीक है। और क्रेडिट का मतलब होता है किसी न किसी तरह का कर्ज या लोन, ठीक है। साख, क्रेडिट मतलब की साख या लोन, और मनी मतलब की करेंसी या पैसा, ठीक है। मनी इज अ फैसिनेटेड सब्जेक्ट, the history of money and how various forms were used at different times in a interesting story, ठीक है। at this stage the purpose is to allow student to the present situation in India where newer forms of money are slowly spreading with ये क्यों करेगा, चलिए फिर आपको बता देते हैं। 2016 में क्या हुआ, सरकार ने नोटबंदी की थी नवंबर, तो 2500 500 और 1000 के नोट को बंद करके 500 और 2000 के नोट निकाले। उसके बाद धीरे धीरे 200 100 रुपए का इस तरह का नोट निकला सारा, ठीक है। उसके बाद आपको पता है कि एटीएम सरकार ने आगे जा करके, पहले जब हम लोग छोटे थे आप लोग की उम्र में, तो एटीएम कभी नहीं देखा था, हम लोग जानते नहीं एटीएम क्या होता है। आगे जाके देखा यार एटीएम बड़ी चीज है, एक कार्ड डालो सीधे पैसा निकल के आता है, बैंक में लाइन में नहीं लगना, है ना। तो ये भी क्रांति हुई। आज के डेट में तो आपके पास फोन है तो सब कुछ है, हर चीज आसान हो चुका है। तो किस तरह से समय दर समय, टाइम बाय टाइम ये चेंज होता गया, जिससे कि बैंकिंग फैसिलिटी या मनी या क्रेडिट से रिलेटेड जो भी मामले आसान होते चले गए। अब इसमें आपको पूरे चैप्टर में यही पढ़ना है कि जो मनी या मुद्रा है, पैसा है, उसका सोर्स क्या है, उसको कंट्रोल कौन करता है, कैसे होता है। क्रेडिट की साख कैसी हो सकती है, क्या सरकारी डिपार्टमेंट या जो सरकारी बैंक है जो होता है सरकार ही आपको लोन देगी या प्राइवेट से भी मिलेगा, दोनों में अंतर क्या है, फायदा नुकसान क्या है, ये देखना है, देखेंगे। मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जो मैंने पहले पढ़ाया था ना, अभी जो बोला है, जितना भाषण आपको दिया वो आपको मास्टर पढ़ेगा, बोलेगा भी, लेकिन हम सोच रहे हैं कि थोड़ा बोल दें क्योंकि पैसा आता है आपके घर से। मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, पैसा जो है, मुद्रा जो क्या है, विनिमय का एक माध्यम है ना, गिव एंड टेक। पहले जमाने में आदिवासियों की भी अगर बात करें तो वहां पर अभी भी बहुत जगह पे क्या दिक्कत है कि मान लो कोई आदिवासी गांव ऐसा है जो पहाड़ी के आसपास, माने कि मैदानी के इलाके के आसपास है, तो थोड़ा बहुत खेती कर लेता है, अनाज उगा लेता है, और एक है जो बिल्कुल जंगलों में रहता है, ठीक है। तो जंगल से वो जानवरों का शिकार कर सकते हैं, उनकी स्किन ला सकते हैं, शहद या जो भी जंगल से मिलने वाली चीजें, लकड़ियां, वो ला सकते हैं। और जो मैदानों में रहते हैं वो क्या कर सकते हैं, अनाज दे सकते हैं। तो जंगल की चीजें चाहिए मैदानी इलाके वाले लोगों को, और मैदान में रहने और जंगल में रहने वाले लोगों को चाहिए अनाज। तो ये एक समय जो साप्ताहिक हाट है ना, जैसे संडे बाजार, इस तरह के हाट ये आदिवासियों की देन है, ये पहले आदि मानव के समय की बात है। ये हाट लगता था और जी, और वे लोग अपना अपना सामान लेके आते थे। जैसे आपके पास गेहूं है तो आप गेहूं लेके घूम रहे हो, आपको जूते चाहिए तो जूते, हर उस जूते वाले के पास जाओगे। अब हो सकता है किसी जूते वाले को है ना गेहूं की जरूरत हो, तो आप दे दोगे, वो आपको जूता दे देगा। इस तरह से विनिमय व्यवस्था, सामान के बदले सामान। अब मान लीजिए आपको एक थैली नमक चाहिए, आप 1 किलो सोना लेके घूम रहे हैं, हमारे पास आ जाइएगा, बिना पैसे कहीं दे देंगे। तो सामान के बदले सामान की जो व्यवस्था थी, ठीक है ना, इसको बार्टर सिस्टम कहा जाता था, ठीक है। बार्टर सिस्टम, बार्टर सिस्टम में सबसे बड़ी समस्या थी डबल कोइंसिडेंस ऑफ डिमांड, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वन। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे जूते की जरूरत है और मेरे पास गेहूं है, तो आपको भी गेहूं की जरूरत होनी चाहिए।
जब तक दोनों को एक दूसरे के सामान की जरूरत नहीं है, चीज तो मिलेगी नहीं। तो आपको तब तक अपना गेहूं लेके सर पे घूमते रहना पड़ेगा जब तक जूते वाले को या उस जूते वाले को गेहूं की जरूरत नहीं है। बहुत प्रॉब्लम थी ही। मनी ने आकर के इस चीज को खत्म कर दिया। वो क्या किया कि मनी अब एक ऐसा मीडियम हो गया कि अगर आपके पास पैसा है, मनी है, करेंसी है, तो आप उस पैसे को देके किसी से कुछ भी खरीद सकते हो। ठीक है, कितनी बड़ी समझ में आ रही बात में। अब देखो मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी। पहले गुप्ता पीरियड की बात करो, मौर्य की, सबसे पहले भारत में उन्हीं का शासन था, बहुत प्राचीन काल में। उस समय से सिक्के बनाए जाते थे, कॉइन्स। ठीक है, सोने के, चांदी के, टीन के, पीतल के, तांबे के, अलग अलग तरह के मटेरियल के, जो भी होता था। तो उस समय ये कॉइन्स चलाए जाते थे। जो सबसे महंगा धातु होता था, मेटल होता था, उसकी वैल्यू उतनी ही ज्यादा, है ना। इस हिसाब से आगे जाके जब भारत में अंग्रेज, जैसे मैं आपको बता दूं, दुनिया में सबसे पहले जो करेंसी मतलब कि नोट, कागजी मुद्रा, करेंसी मतलब कागजी मुद्रा। तो कागजी मुद्रा जब, करेंसी नोट मतलब कि कागजी मुद्रा। कागजी नोट चलाने वाले, करेंसी नोट चलाने वाले दुनिया में पहले लोग चाइना के थे। चाइना में ही सबसे पहले करेंसी नोट चला। उसके बाद जब अंग्रेज भारत में आए तो उन्होंने सोचा कि हम भी कागजी नोट चलाएं, और भारत में भी करेंसी नोट रेगुलाइज हो गया। आजादी के बाद भी करेंसी नोट ही रहा। वो नहीं दे रखा है, मुझे याद नहीं। 2 बार या 3 बार शायद हो रखी। हाँ 2 बार। ये 2016 नहीं, इससे पहले भी हुआ है। लेकिन इसके पीछे का जो सबसे बड़ा बात है वो मैं आपको, पहले 1 रुपया या 2 रुपए के भी नोट आते थे, आपने देखा होगा। अभी भी, अब नहीं आता नहीं है मैंने। हाँ ये करिए, हम सोचे कौन सा 1-2 रुपए का नोट है, हम तो अभी जाके दौड़ के खरीद लेते। पुराने वाले ना, अब तो सोचना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट क्या है कि जो भी सिक्के या कॉइन्स बनते हैं, चाहे वो 100 रुपए का भी बने, ठीक है, या 20 रुपए का भी सिक्का बने, कॉइन, या 1 या 2 रुपए का नोट, इसको वित्त मंत्रालय या फाइनेंस मिनिस्ट्री पब्लिश करती है। उसके अपने टकसाल होते हैं जहां पे इसकी छपाई होती है, चाहे बनाए जाते हैं। समझ में आ रही बात आपको। लेकिन 5 रुपए से लेके 2000 रुपए तक का नोट जो भी अभी पब्लिश होता है, छापा जाता है, वो आरबीआई छापती है, और उस पर सिग्नेचर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर। ये बहुत बड़ा बेसिक है, इसको याद रखिएगा। हाँ, शक्तिकांत राय बिहार के ही है। दास है, तब नहीं। डिपॉजिट्स विद बैंक्स। लोग क्या करते हैं कि जितनी भी आपकी आमदनी होती है, हम लोगों ने बैंक को एक सिस्टम बना रखा है। और ये बैंकिंग व्यवस्था कब से स्टार्ट हुई है भारत में? अंग्रेजों के समय से। अंग्रेजों से पहले ये बैंकिंग व्यवस्था नहीं थी, जो मॉडर्न बैंकिंग व्यवस्था। इसमें क्या है कि लोग अपनी जरूरत के हिसाब, जैसे मान लो बेटे आपके पापा के पास 50,000 रुपए पर मंथ की सैलरी है, अब उसमें घर का राशन है, स्कूल की फीस है, जो भी है, कुछ छोटे मोटे पेट वाले मास्टर हैं, उसको भी देखना है। तो इन सबों को करने के बाद पैसा तो बचेगा ही, वो पैसा एक्स्ट्रा जो भी बचता है बैंक में डिपॉजिट हो जाता है। अब तो सिस्टम ही ऐसा है कि अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो पैसा ही पहले बैंक में ही आता है, जितनी जरूरत होती है वहां से आप निकालें। या आपको जैसे हम लोग जैसे गरीब आदमी को मिलता है तो हम लोग थोड़ा बहुत, मतलब ना भी कभी बैंक में डाल देते हैं। ठीक है, आप बैंक से जब भी जरूरत हो अपने डिमांड की या जरूरत के पैसे निकाल भी सकते हो, और जब भी चाहो बैंक में पैसे जमा कर सकते हो। देखिए, तो इसके पीछे का एक छोटा सा बात बताता हूं। अच्छा एक बात बताओ, ये बैंक आपका पैसा रखता है, इतनी सेफ्टी से रखता है, आपसे 1 भी रुपया नहीं लेता, उसके बदले कुछ मांगता है क्या? नहीं ना, जब जा निकालो। तो भाई ऐसी दरिया दिली क्यों? हम लोग के ससुर तो लगते नहीं है, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं वो, बताइए। वो पैसे लेके कर्जदारों को कर्ज देते हैं और उनसे ब्याज लेते हैं। हाँ, आप लोग पता था ये बात। बैंक, बिल्कुल सही कहा। बैंक के पास जो हमारा पेमेंट होता है, देखिए इसमें 12th क्लास में जाएंगे आगे तो आप लोग को बहुत पढ़ना है, मैं शॉर्ट में बता दूं आपको।
आरबीआई ने, सरकार ने नियम बना रखा है कि मान लीजिए एक बैंक के पास, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है हमारी कंझावला वाली, इसके पास हर महीने के हिसाब से टोटल इसके पास पैसा है 2 करोड़, मैंने 20 करोड़ रुपए डिपॉजिट। तो आरबीआई ने नियम बनाया है कि 15% जितना भी आपके पास टोटल पैसा लोगों ने जमा किया है, वो रेट ऊपर नीचे कर भी सकते हैं, लेकिन माना जाता है 15% के लगभग रखा जाता है। 15% पैसा हमेशा आपको आपके ट्रेजरी में, खजाने में कैश रखना होगा, 15% क्यों, और बाद बाकी जो भी पैसा बच रहा है वो मार्केट में, जो भी आप लोन लेने जाते हैं ना बैंक में, होम लोन, कार लोन, ये लोन वो लोन, वो आप ही के पैसे को लोन में दे देती है। अब आप अच्छा तो मैं अपना पैसा मांगने जाऊंगा तो फिर मेरा पैसा, तो 15% रखिए, क्योंकि जितने भी लोगों ने जमा किया है सारे लोग एक ही समय थोड़ी चले जाएंगे वहां पैसे मांगने के लिए, समझ रहे हैं ना, सारे लोग तो जा ही नहीं सकते, इसलिए केवल 15% रखा गया। लेकिन अगर मान लीजिए चले गए अधिकतर लोग, तो क्या करेंगे, तो या बैंक ही डिफॉल्ट हो जाए, फुक्कड़ हो जाए, बैंक ने सारे पैसे तो लोन में चढ़ा रखे हैं, केवल 15% रुपया रखा है, और वो मान लीजिए कि पैसे निकल गए, लोन वाला भाग गया, लेकिन मैं तो चलता हूं, तब क्या, आरबीआई कैश रिजर्व रेशियो एक डिसाइड करती है, सीआरआर। एक बैंक, वो बैंक डिसाइड करती है कि जितना भी टोटल तुम्हारे पास डिपॉजिट पैसा है जनता का, उसका 10%, 7% या 8% सिक्योरिटी के रूप में हमारे पास हमेशा जमा रखोगे, ठीक है ना। हमेशा इसलिए जमा रखोगे कि कहीं तुम्हें कभी दिक्कत हो जाए, तो जनता तो भारत सरकार पे भरोसा करके तुम्हारे बैंक पे पैसा डाली है, तो भारत सरकार कहां से पैसा देगा, तो हम उससे कुछ हेल्प कर सके, इसलिए सर ये स्कैम करके भाग जाते हैं, जैसे विजय माल्या और नीरव मोदी, तो वो पैसे कहां से आएंगे? बिल्कुल नहीं देगी, बिल्कुल नहीं देगी। वो तो 3,000 करोड़ लेके भाग जाते। अब हमें ज्ञान देने दे, बैंक सरकार इसलिए आपको पूरा पैसा नहीं देगी क्योंकि सरकार के पास अपना तो कुछ होता ही नहीं है पैसा ना, तो देगी कहां से, मेरी बात सुनिए, आपके सर ने बताया था, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, नहीं नहीं नहीं, इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट सुनिए। इसमें होता क्या है कि 2-3 बातें होंगी। पहला क्या होगा, जो भी इसके लिए डिफॉल्टर है, इंडिया में जितनी भी प्रॉपर्टी है, कुर्की जब्ती करते हैं, मतलब उसकी प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद, पेड़ पौधे कटवा के जितना भी सब चीज सरकार बेच के नीलाम कर देगी, ऑक्शन कर देगी। एक वो पैसा आया, उस बैंक, केवल बैंक की बात कर रहे हैं, उस बैंक का आरबीआई के पास सीआरआर होगा, वो पैसा, इतना पैसा अगर सरकार सोचती है, सर ऐसा कोई कानून नहीं है, कोई दबाव नहीं डाल सकता, लेकिन अगर सरकार सोचे, बहुत दबाव पड़े, तो कुछ अपने से पैसे लगा के जहां तक हो सके जनता की मदद कर सकेगी, लेकिन टोटल पैसे की गारंटी कुछ भी नहीं होती। स्कैम वाले ट्रिनिडाद टोबैगो में संतरा पानी पी रहे हैं, देखिए गुलामी खून में है, तो गुलामी तो हम लोगों को भोगनी ही है। देखिएगा चेक पेमेंट, चेक देखिए 57,000 का देख रखा है, सीसी ने बुक में है, मेरे तो 68,000 वाला चेक राशि होता ना, सब काट के निकाल लेता। प्रेम कुमारी अब ये देखिए जो स्टेट बैंक होता है, देखेंगे ये बैंक का ब्रांच कोड आपको दिख रहा होगा, देखते जरा जो बता रहे हैं, बुक नहीं लाए हैं, शाबाश। चेक नंबर, कोडिंग यूज्ड बाय बैंक्स, ये होता है। उसके बाद चेक का अमाउंट होता है, जो अमाउंट लिखते हैं, प्रेम कुमार, किसको पे करना है, उस आदमी का नाम, और ही पे, ये जो लिखा जाता है, ये बोला जाता है कि आप इसको पे कर दीजिएगा जिसने ये चेक लेके गया, ऊपर डेट लिख देते हैं और नीचे साइन कर देते हैं, पीछे भी एक साइन होता है। चलिए चेक चुरा ले तो क्या बेटा, मतलब चुरा लेगा तो जिसके अकाउंट के लिए लिखा गया चेक उसी के अकाउंट पे जाएगा, अकाउंट में उसके हाथ में नहीं देंगे पैसे क्या, तो बेटे आपका अकाउंट भी वेरीफाई कराएंगे ना आपसे, बिट्टू कुमार, आप क्या अन्ना हो, नहीं मैं बिट्टू कुमार, पकड़िए भाई बिट्टू कुमार ने। लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक्स, सरकार, मैंने कहा है सरकार हर जमा करता से, लेकिन अगर चेक पे साइन मिल जाए तो बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन आप चिंता मत करिए, सरकार ने नियम बना रखा है कि अगर कोई बड़ा चेक होता है कुछ लाख रुपए का, तो जिसने ये साइन किया है, जिसका अकाउंट है ना, कॉल करके उससे वेरीफाई किया जाता है जी।
करोड़ों में नहीं, लाखों में ही हो जाता है। हाँ लाखों में, अरे करोड़ क्या बात कर दिया यार, बहुत लाखों में ही, मैंने 1-2 लाख में भी इस तरह से, लाख के ऊपर कुछ क्राइटेरिया है बैंक का, कुछ क्राइटेरिया है, उतने रुपए से अगर ऊपर की बात होगी ना तो बैंक ये सोचता है इसके बारे में। 10-10 हमारा चेकबुक नहीं है ना, चिंता मत करो, ले भी जाओगे तो बाउंस कर जाएगा। मैंने बोला ना बेटा 15% क्या दे रखा है यहाँ पे, देख ही रहो अपने। बैंक टोटल 50% केवल रखती है, बाद बाकी जो भी पैसा उसके पास रहता है वो सारा का सारा मार्केट में लगा देती है, लोन दे देती है, और उस लोन पे जो इंटरेस्ट कमाती है उस किसी को लोन नहीं चाहिए तो लोन तो ऑलवेज चाहिए, बैंक तो इसी हिसाब से चलता ही है। बोलो जिसको चाहिए उसको चाहिए। किसी ने मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाला ना तो ज्ञान ले, बैंक शेयर मार्केट में पैसा लगा देगी, शेयर्स खरीदेगी बेचेगी, उससे पैसा कमाएगी। बैंक लोन भी देती है, शेयर मार्केट में शेयर्स भी खरीदती बेचती है, बहुत सोर्स होते हैं उसके बिजनेस करने के। ये अच्छा बोला, फिर मधुमक्खी के छत्ते में हाथ। तुझे शेयर्स का पता नहीं, बता भाई उसको बता। वैसे देखे थे हाँ पता है, निफ्टी का सभी खरीदते कैसे, वो कंपनी का होता है। तो इस तरह से तो तू भी कर लेगी। अरे मामा के फोन में देखिए तो मामा को जानकारी है ना कैसे शेयर खरीदते बेचते हैं। कंपनी का होता है। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं सस्ते होते हैं जब खरीदते हैं, फिर उसका प्राइस लगवाते हैं, जो फिर बढ़ते हैं, जो फिर ओ बाप रे, इतना बड़ा कॉन्सेप्ट मुझे तो पता ही नहीं था। ऐसे ही होता है, कर रखा है। सच में मुझे तो कोई ऐसे होता है, इनको तो शेयर ही पता नहीं, पहले बेचेंगे खरीदेंगे क्या। देखिए अच्छी बात है, ये आप जो शेयर्स की बात कर रहे हैं ना, यूपीएससी में लोग तैयारी करने जाते हैं ना, सारा सिलेबस हो जाता है लेकिन शेयर्स पता नहीं। पता है क्या है, हम लोग अपने जिस चीज को नहीं जानते हैं ना उसके बारे में जानना ही नहीं चाहते, छोड़ हटाना, आगे आंदे हवा आंदे, क्यों जानना। डॉलर्स में लग रखे हैं, मोटा पाती। देखो क्या है, शेयर्स की बात अगर हम करें, हर कंपनी, ठीक है, जैसे मान लीजिए हम टाटा या बिरला की बात करें, एप्पल की कर लो सर। ठीक है कोई बात नहीं, एप्पल की कर सकते हैं, कोई भी एक कंपनी की बात करें, एप्पल की बात करो आप, एक प्राइवेट कंपनी, ठीक है। उसके बाद सरकारी कंपनियां भी होती हैं, जैसे ओएनजीसी हो गया, गेल इंडिया हो गया, सेल हो गया, ये भी कंपनियां हैं। तो जब सरकार को एक्स्ट्रा पैसे की जरूरत होती है, ठीक है, तो सरकार क्या करती है, मालिक किसी भी कंपनी का वही होता है जिसके पास कम से कम 51% शेयर्स, जिसके पास 51% शेयर्स है वो उसका मालिक है। एक कंपनी के शेयर को 100 टुकड़ों में बांटा जाता है, अगर कंपनी 1000 करोड़ की है तो 100 करोड़ का एक एक शेयर होगा, ठीक है। हाँ समझ रहे हैं ना, मेरी बात तो सुनिए। अब क्या करेगा कि अगर कंपनी को लगता है ऐसा कि कुछ एक्स्ट्रा पैसे की जरूरत है इन्वेस्टमेंट के लिए या घाटे में चले कुछ, तो वो क्या करेगी, मार्केट में अपने शेयर मार्केट में अपने कुछ शेयर्स बेचने के लिए रखेगी। और 10% शेयर मतलब उसको क्या कहते हैं, एक शेयर लोगे भैया तो 10,000 रुपए का, ठीक है ना, इस हिसाब से वो वैल्यूएशन कर देते हैं। तो मान लीजिए जो जनता सोच रही है, अब आपने अगर वो शेयर खरीदे, मतलब कि 10,000 रुपए आपके पास है, कंपनी गारंटी दे रही है, ठीक है। अगर कुछ दिनों तक आप अपने पास रख रहे हो, 10,000 का हो सकता है कंपनी अच्छा काम करने लगी तो उस शेयर्स की कीमत आज की डेट में मार्केट में वैल्यूएशन 15,000 हो गई है, मन में लालच लौटा, नहीं और रखेंगे, कंपनी अच्छा जा रही है, और रखा और रखा। आपके दोस्त ने, भाई ने, गोल चश्मा ने सोचा है कि भैया क्या करते हैं ना कि इसको 20,000 तक वैल्यूएशन का बेच देते हैं, रिस्क ज्यादा लेना ठीक नहीं है, लालच बुरी बला, भाई ने बेच दिया, 10,000 इनके पास आ गए। आपने सोचा नहीं आई एम द बॉस, रखा आपने, अगले दिन है ना वही शेयर से घट के 10,000 से अचानक कंपनी का एमडी लुढ़क गया, या कोई ऐसा कांड हो गया, बहुत बड़े प्लांट में आग लग गया, आतंकवादी हमला हो गया, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब उस कंपनी के एक शेयर की वैल्यू होगी 5,000, 10,000 के लिए 8,000 हो गई या 7,000 हो गई। अब आपकी मजबूरी की, अब तो घाटे में चले गए क्योंकि खरीदा था 10,000 का, अब वैल्यू इतनी है। तो इस हिसाब से ये शेयर्स मार्केट होते हैं। सरकार को जब पैसे की जरूरत होती है इन्वेस्टमेंट के लिए, तो सरकार सरकारी कंपनियों में, जो मैंने गेल सेल ये सब बोला है, उसके कुछ शेयर्स मार्केट में रखती है। अच्छा ये गेल सेल तो मैंने पढ़ा था। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड गेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल,
स्टील भारत की जितनी भी स्टील प्रोडक्शन होता है, लोहा उत्पादन, उस सबका एक कंपनी है, भारत सरकार का सेल है। और गेल मतलब जितना भी नेचुरल गैस या प्राकृतिक गैस का होता है। और ये सेल से क्वेश्चन आएगा यार, किसको बोल रहे हो, वहां तो कोई है ही नहीं। ठीक है, तुम मेरी सुनो। तो अगर सरकार को लगता है पैसे की जरूरत, सरकार ने 2% शेयर मार्केट में निकाल दिए, आंधे बेटे पैसे आंधे, और उसकी वैल्यू कितनी कर दी, 50,000 करोड़, 2% शेयर का। ठीक है, तो उसको बने बहुत सारे टुकड़ों में बांट दिया गया, मतलब कि एक शेयर लोगे तो 10,000 का, 2 शेयर लोगे तो 20,000 का, इस हिसाब से अपना बांट दिया कुछ भी नहीं। तो सरकारी कंपनियों में कभी भी इन्वेस्टमेंट करने में घाटा नहीं होता, क्योंकि सरकार की गारंटी है। एक छोटा मोटा व्यापारी कंपनी डूब सकता है, सरकार के डूबने का कोई रिस्क नहीं होता, सरकार कभी नहीं डूबती। बात समझ रहे? तो इसी तरह से ये जो बैंक वाले होते हैं, इसी तरह से शेयर्स में अलग अलग ये अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं। प्रोविडेंट फंड समझते हैं, पीएफ प्रोविडेंट फंड करो, म्यूचुअल फंड, बजाज अलायंस, LIC इस तरह से करते हैं, उसमें भी पैसा कमाते हैं ये। चलो यहां पर क्या है, 2 डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशन, 2 अलग अलग साख की परिस्थितियां। पहला क्या है, फेस्टिवल सीजन, धन्यवाद। दूसरा है सपनाज प्रॉब्लम, सपना आंटी। हाँ देखिए, सपना ताई एक नाम बताइएगा, सलीम चचा। सलीम चाचा जूता बनाते हैं, फेस्टिवल का टाइम हुआ, इन्होंने सोचा कि भाई डिमांड बढ़ गई है, बैंक से इन्होंने लोन ले लिया। ठीक है, 10, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, इसका एग्जांपल मैं अपने से दे रहा हूं, 20,000 रुपए का लोन ले लिया बैंक से। ठीक है, अब जूता फेस्टिवल में डिमांड है, जूता बनाया, बेचा, फायदा भी हुआ, 20,000 चुका भी दिया और प्रॉफिट भी कमा लिया। ठीक है, सपना ताई ने क्या किया कि उनके है ना खेती बाड़ी करने के लिए पैसे लिए उन्होंने, कि पैसे थोड़ी मदद ले लेते हैं बैंक से और खेती बाड़ी करके आगे फिर अपना प्रोडक्शन बढ़ाया जाएगा। ताई की फसल मर गई, एक तो फसल गई, कुछ नहीं आया, ऊपर से 10,000 का लोन चढ़ा हुआ है, बेचारी कर्जे में डूब गई। तो ये 2 सिचुएशन आपने देखा। ठीक, सलीम चचा चमक गए। अब आप देखिएगा यहां पे साख या क्रेडिट सकारात्मक और नकारात्मक, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों रोल अदा कर रही है। जिसको फायदा हुआ उसके लिए पॉजिटिव था ना, और जिसको घाटा हो गया उसको नेगेटिव। क्रेडिट इन दिस केस pushes the borrower into a situation from which recovery is very painful. यहां पर अगर सपना ताई को देखें तो सपना ताई की सिचुएशन में जो क्रेडिट वाली सिचुएशन थी, साख की सिचुएशन थी, वहां पर रिकवरी एक समस्या हो गई कि लोन चुकाया कैसे जाए, वापस लिया कैसे जाए, एक ये भी समस्या पैदा हो गई। इसलिए एक ये खराब सिचुएशन था और सलीम चचा तो चमक ही रहे थे। Term of credits. Collateral is an asset that the borrower owns, such as land, building, vehicles. ये आएगा collateral. Terms of credit में जब देखिए इसमें क्या है, collateral मतलब गिरवी रखने की कोई चीज। अगर आपको लोन चाहिए तो बैंक में या तो अपने जमीन की या मकान की या बिल्डिंग की, किसी गाड़ी की, ना तो डांगर की, ये भैंस का कागज रख दिए। ठीक है, भैंस की फोटो खींच के दे दी, बाबूजी भैंस है अपने पास, लाइवली स्टॉक। मैंने बैंक की बात नहीं कर रहा हूं, किसी चीज की बात कर रहा हूं। यहां पर अगर आप किसी बानिए के पास जाओ या जो मनी लेंडर मतलब साहूकार होते हैं, तो क्या करेंगे, सबसे पहले वो या तो सोने मैंने चांदी के जेवर या गहने गिरवी रख दो आप कि भाई ये लोन ले लो, हमको अपना कर चुकाते रहना और ये इतना ब्याज चुकाते रहना। ब्याज मतलब कि इंटरेस्ट और प्रिंसिपल चुका दोगे आप, मूलधन और ब्याज जब चुका दोगे आपको ज्वेलरी मिल जाएगी और आपको इंटरेस्ट देते रहना है, उसमें ले लेना। और अगर आप डिफॉल्ट हो गए तो आपकी ज्वेलरी बेच के हम पैसा अपना ले लेंगे। ठीक है,
तो दिक्कत ये है, जिस आदमी के पास गिरवी रखने के लिए कोई चीज ही नहीं है, वो भैया करे तो करे क्या, है ना, ये समस्या है। हाउस लोन, अगर घर का होम लोन, या अगर होम लोन लेना है तो क्या करना पड़ेगा, जमीन के कागज आपको बैंक को दे देने पड़ते हैं, ओरिजिनल कागज उसके पास रहेगा। अगर लोन जी, और क्या, हाँ, अगर आप लोन नहीं चुकाए तो आपकी जमीनियां गई, नीलाम करके सरकार अपना, बैंक अपना पैसा वसूल करता है। ये बड़ा महंगा होता है, 12 से 10% इंटरेस्ट पे देते हैं वो होम लोन। अरे 12 से 10% बहुत ज्यादा। 20 लाख का लोन लिया है ना, तो हर बार 20,000 रुपये लेके जाओ, हर महीना 20,000 रुपया, क्या होगा दुनिया का, है जमीनवा है ना 20 लाख, तो तुम देखो उसको से क्या मतलब है। वैसे मिलेगा भी नहीं आपको, है ना, इनकम अपना सर्टिफिकेट सब दिखाना पड़ता है। नौकरी पर वो होता है, कुल सरकारी नौकरी होती लोन लीजिए, है ना, इसीलिए तो लोग सरकारी नौकरी में जाना चाहते हैं। सरकार के इतने साल का काम है, वो पैसे ऑटोमेटिक अकाउंट से करते जाएगा, सरकार के पास पैसा भेज देगी। हाँ ऐसे होता है। आपकी मम्मी चाहे तो कितना भी बड़ा लोन ले सकती है, पता है आपको इस बात का? अभी लगी नहीं है। लगने के बाद है ना, कोई भी लोन लेकर के किसी तरह फाइनेंस करा सकते हैं, और उनके किस्त बन जाएंगे, सैलरी में से कट जाएगा सर। हाँ, लेकिन लोन ले लेंगे और सरकार से पैसा मिलेगा सैलरी, उसमें से यानी सारा काट लेगा नहीं, छोड़ेगा। किस्त आपके ऊपर डिपेंड करता है, 3 साल 5 साल 20 साल कितने सालों का किस्त बनवाते हो, ईएमआई बनवाते हो, उसी हिसाब से होगा। हाँ, मंथली आपका कर। अगला बात है वैरायटी ऑफ क्रेडिट अरेंजमेंट, अच्छी बात है। अब देखिए कैसे कैसे मिलता है। आपके कोई रिश्तेदार हैं, बोले कि बाबूजी थोड़ा हमको 15,000 रुपया दे दीजिए ना, वो बहनिया का शादी अगला बार दे देंगे, तो इसमें कोई जरूरत नहीं है। चाचा ताऊ से फूफा से मांग लिया तो 15,000 दिए, फिर जब हुआ उनको दे दिया, घर के बाद घर में रह गई। लेकिन जब घर के बाद बाहर जाती है ना, तो वो नहीं रहता इस तरह से। अगर सूदखोर से मांगेंगे साहूकार से 25% ब्याज, ठीक है, वो तो अगले का मुंह देख के ही जान गया, ये तो कुछ को पैसे दे दो, कुछ भी कंडीशन मान लेगा, मरता क्या ना करता, तो उसमें बड़ा महंगा पड़ जाता है। उसके बाद ट्रेडर, व्यापारी लोग किसानों को पहले एडवांस देते हैं। अरे क्या चौधरी साहब, क्या भाई दबा लो यार पैसे, क्या दिक्कत है, बड़े भाई हो तुम, और जित फसल हुई ना, फिर देखिए उस वाणी का, अच्छा फ्री का था, घर का समझा है, पैसे पेट पे उठते हैं, समझ रहे हो ना, इस तरह से। तो इसको कहते हैं औपचारिक और अनौपचारिक साख तंत्र, फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर। फॉर्मल सेक्टर मतलब जिसमें बैंक और सरकार आती है लोन देने के लिए, उसमें इंटरेस्ट कम होता है और जनता को कम से कम नुकसान होता है साथ। लेकिन प्रॉब्लम एक है, ये बिना कोलेट्रल के लोन नहीं देती, बैंक बिना गिरवी रखे कोई चीज का लोन नहीं देता। अब ये चीज आसान हो गया है, अब बिना गिरवी रखे हो जाता है। लेकिन एक तो ये इसकी डिमेरिट थी, लेकिन फायदा क्या, इंटरेस्ट कम है, ये तो फायदा है ना। ये 2 से 3% इंटरेस्ट पे आपको दे देगा, और वो 25% ब्याज। और जो सूदखोर के पास जाएंगे तो गिरवी नहीं, कोई बात ना भाई, क्या बात कर दिया भाई, भाई अपना तो क्या पागल है, गिरवी क्या, व्हाट इज गिरवी, व्हाट इज कोलेटरल, ऐसे दे देंगे, क्योंकि पर्सनली जानते हैं, उस गांव में रहते हैं, पता है कब गुद्दी पकड़ के चमका देना है ना, ये बात। लोन्स फ्रॉम कोऑपरेटिव की बात करें, इसमें क्या होता है, इसमें ये सबसे अच्छा तंत्र जो है ना कोऑपरेटिव का होता है। सहकारी संस्थाएं, हिंदी में सहकारी, यही है ना कोऑपरेटिव में, सहकारी, दिमाग की बत्ती जली बिट्टू जी की। सहकारी संस्थाएं, अब सहकारी संस्थाएं बिट्टू जी बताएंगे या आप लोग बताएंगे, कौन बताएगा? कोऑपरेटिव्स क्या होते हैं? सरकारी नहीं, सहकारी। कोई बात नहीं, निकाल ए आजा रे ऐसे कर इसको। हिंट, ये सब पकड़ लेगा ना हिंट में, बहुत सारा किसान ग्रुप बनाया, सब पैसा इधर उधर, हिंट था, बोल बता। वो अभी एक वो कार्ड भी चल रहा है कुछ,
यार ये हमेशा प्रेजेंट में जीतती है, मैं पास्ट का पढ़ा रहा हूँ। देखो चलो, तो कोऑपरेटिव्स का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए एक गांव है, वहां पे बहुत सारे छोटे छोटे किसान है, किसी के पास 1 किला, किसी के पास आधा किला, किसी के पास 100 गज जमीन है। तो वो लोग क्या करते हैं कि सब लोग मिलके अपने एक ग्रुप बना लेते हैं। किसी के पास ट्रैक्टर है, किसी के पास जानवर है, किसी के पास आदमी से ज्यादा कर सकता है, किसी के पास बाहर बच्चे काम करने जाते हैं, पैसा है तो खाद बीज में पैसा दे सकता है। सब लोग मिलजुल के खेती करते हैं, और जिसने जितना मात्रा में कंट्रीब्यूशन किया है, योगदान किया है, जब पूरी फसल हो जाती है तो उसी के हिसाब से उसको फायदा दिया जाता है। और इसमें से एक सहकारी बैंक भी कोऑपरेटिव बैंक बना दिया जाता है। ग्रुप अपने पास कुछ पैसे या अनाज भी स्टोर करके रखती है कि मुसीबत में अगर किसी को चाहिए तो उसको ब्याज पे लोन दे सकता है। उस बैंक में हर किसान से काम करने के बाद जो पैसा आया है, जो प्रॉफिट है, वो रखा गया। अब अगर मान लीजिए किसी किसान की बेटी की शादी है, अब बेटी की शादी, उसको थोड़े पैसे की जरूरत पड़ गया, अब वो बैंक में जाएगा तो गिरवी रखो। अब क्या गिरवी रखेगा वो, है? दूल्हे की घोड़ी नहीं रख सकते, दूल्हा चलेगा किस पे? गधे पे। दूसरी बात, अगर मान लीजिए वो सूदखोर के पास जाता तो 25% ब्याज। ऐसे बेटी का ब्याह करेगा या अपना श्राद्ध? साहूकार, मनी लेंडर, मोटे तोंद वाले बानिया और नीचे बैठे हुए ऐसे खोस के ऐसे, ठीक है? तो अब करे कोऑपरेटिव के पास गया तो ये कोऑपरेटिव उससे सहानुभूति भी रखेगा, क्योंकि ये उन्हीं में से एक बीच है, क्योंकि एक बार उसको भी जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे सबसे सस्ता ब्याज बिना गिरवी का उसको मिल जाएगा, बिना कोलेटरल का। तो मजा आया कि नहीं आया? मजा ही मजा। आगे बढ़ो। फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इन इंडिया, ध्यान देंगे। फॉर्मल सेक्टर लोन्स एंड इनफॉर्मल सेक्टर लोन क्या होता है, मैंने बता ही दिया। फॉर्मल सेक्टर मतलब सरकारी या वाणिज्यिक बैंक, कमर्शियल बैंक से जो लोन मिलता है उसको मतलब कि फॉर्मल सेक्टर या औपचारिक क्षेत्र कहते हैं, और अनौपचारिक वो है जो इनफॉर्मल है, साहूकार। अब देखिए, भारत में टोटल सोर्स ऑफ क्रेडिट पर रेस्ट 1000 ऑफ रूरल हाउस इन इंडिया इन 2012। 2012 में हर 1000 ग्रामीण निवासियों, मतलब गांव के लोगों को जो लोन दिया गया, उसमें किसने कितना दिया? 25% कोऑपरेटिव ये सोसाइटी या बैंक्स ने दिया था, 25% कमर्शियल बैंक ने, ये जो सरकारी बैंक होता है, ठीक है? 5% अदर इंस्टीट्यूशन एजेंसीज, 1% लैंडलॉर्ड, बड़े बड़े जमींदार अबाऊजी, 33% अभी भी मनी लेंडर हैं, गांव के महाजन या सूदखोर। समझ रहे हैं? इतने होने के बाद भी 2012 की बात करें, आज से 10 साल पहले 33%, सबसे अधिक लोग गांव में सूदखोर या महाजनों से ही लोन लेने पे मजबूर है। 8% रिलेटिव और फ्रेंड्स, मेरे पास तो आना नहीं, मैं किसी का रिश्तेदार ही नहीं। 2% अदर नॉन इंस्टीट्यूशनल एजेंसीज, और 1% गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट किसी योजना के तहत देती है। मोदी के पास जाएंगे ऐसे नहीं पैसा उठा के। क्लियर? पहले क्या हुआ कि आरबीआई ही कंट्रोल करती थी कि गांव में किसानों को कोई भी बैंक या कोई भी सरकारी संस्था कितना लोन देगी, कितना आपको अपना देना ही पड़ेगा। लेकिन आगे जाके आरबीआई बोला ना, ए भाई बहुत मेहनत लग रहा है रे, एक दूसरा संस्था बना दिया, नाबार्ड। सुना ही होगा, आपके सर ने पढ़ाया होगा। सुना लग रहा है ना, सुना। नाबार्ड, NABARD। पढ़ाएंगे तब ना, जब एक्स्ट्रा उनको कुछ पढ़ाना हो, इसमें तो है ही नहीं वो। नाबार्ड देखो क्या है, आरबीआई ने बनाया, ठीक है, कि गांव में या किसानों से रिलेटेड प्राइमरी सेक्टर, जो जानवरों को पालते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, मछली पालन, कुक्कुट पालन जो होता है, पोल्ट्री फार्म वाला, इनको जो भी लोन देना है, जितना लोन देना है, ये सबको कंट्रोल करने का काम नाबार्ड करेगा। लखनऊ में इसका हेड ब्रांच है, मुख्यालय, ठीक है। और आरबीआई ये डिसाइड करती है, इस चीज को कंट्रोल करती है कि अच्छे तरह से लोन का सिस्टम चलता रहे, या कमर्शियल बैंक, अगर कोई भी सरकारी बैंक या तंत्र लोन देने में इधर उधर घपलाबाजी करता है तो आरबीआई ये चीज को कंट्रोल करती है, जांच पड़ताल करती है, उसको सजा देती है। बात समझ में आ रही है आपको?
मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है किसी भी क्षेत्र में, पहले ऐसा होता था कि वो देखती थी, गांव की बात कर रहे हैं हम लोग, तो गांव में या ग्रामीण क्षेत्र में या प्राइमरी सेक्टर की बात करें, प्राथमिक क्षेत्र में, तो जो भी लोन दिया जाएगा उसको कंट्रोल करने का, सारे बैंकों को जांच पड़ताल या इंस्ट्रक्शन देने का काम, निर्देश देने का काम नाबार्ड करती है। अब आरबीआई नहीं करता, बिल्कुल उससे अलग। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल क्रेडिट, हु गेट्स व्हाट, ठीक है। अगर फॉर्मल सेक्टर की बात करें और इनफॉर्मल सेक्टर, तो कौन कितना प्राप्त करता है? जैसे कि आपको पता है 10% ही लोन भारत में ऐसा है जो कि सरकारी तंत्र से या फॉर्मल सेक्टर से आता है। अभी भी 90% तक, सॉरी मैं उल्टा बोल गया क्या, हाँ, 10% इनफॉर्मल सेक्टर से आज के डेट में आता है और 90% अब फॉर्मल सेक्टर से आता है, मतलब कि सरकारी तंत्र से जो भी। जी नहीं, चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट इज क्रूशियल फॉर द कंट्रीज डेवलपमेंट। अगर एक पॉइंट ये भी है कि अगर सस्ता लोन प्रोवाइड कराया जाएगा, कोई किसान है, किसान ही जब मर जाएगा तो लोन कहां से चुकाएगा? आपको अगर लोन की जरूरत है और लोन का ब्याज और इतना महंगा हो जाए कि आदमी लोन लाके बढ़े ही नहीं, बस वही पेट पालेंगे और मर जाएंगे। बिजनेस तो तब बढ़ेगा ना जब आदमी को लोन मिलेगा और सस्ते दर पर मिलेगा। वो लोन लेगा, बिजनेस करेगा, कमाएगा, और वो कमाएगा तो देश को ही कमाएगा। तो सस्ते दर पे या कम इंटरेस्ट रेट पे अगर लोन मिलता है तो देश का विकास होगा, और अगर महंगे रेट पे मिलता है तो अधिकतर लोग कर्ज के जाल में ही फंस जाएंगे। कर्ज के जाल को क्या कहते हैं? डेब्ट ट्रैप, ट्रैप, DEBT किसान कर्ज के जाल में अधिकतर हैं बेटे, लेकिन अभी क्या है ना कि सरकार बहुत ही ज्यादा एक्टिव है, ठीक है, सरकार ध्यान देती है। सरकार अधिकतर राज्यों में किसानों के लोन को माफ भी कर देती है। हमारे फादर तहसीलदार थे, तो जब लोन रिकवरी के लिए कभी कभी एज ए मजिस्ट्रेट उनको जाना होता था, तो कभी भी कोई बैंक वाला है ना, डायरेक्ट उसको जाकर कोई गुंडा उंडा नहीं भेज सकता, किसी को अरेस्ट नहीं किया जाता। ये किसानों को जो लोन दिया था इन्हीं की जेल में भर देंगे। लेकिन हमारे पापा गए तो देखे कि एक फल्गू पासवान थे, उन्होंने कुआं खोदने के लिए लोन लिया था। बैंक वाला बोले कि सर देखिए पता नहीं कितना भाग जाता है सब, तो आता था इंस्पेक्शन, पापा गए थे, हम छोटे थे, तीसरे चौथे में, तो हम भी गए थे। देख रहे फल्गू पासवान तो नाले में एकदम, जो नहीं है वो ईंटे का भट्ठा होता है जहाँ ईंटे बनती है, आराम से वहां अपना ताड़ी बिगड़ के एकदम चौड़े हो गए पड़ा, मैं सीएम हूँ, ठीक है ना, सब वही था। पापा बोले ना उठा गला, उस रिकॉर्डिंग रोकने दो एक बार। It is necessary that banks and cooperatives increase their lending, particularly in the rural areas, so that the dependence of informal sources of credit reduces. अब अगर जितने भी कोऑपरेटिव सोसाइटी है, कोऑपरेटिव बैंक है, या जो सरकारी बैंक है ना, तो जरूरी है कि उनको इतना ज्यादा बढ़ाया जाए कि हर गांव तक हर आदमी गांव का चाहे तो वहां से जाके आसानी से लोन ले सकता है, ताकि ये जो इनफॉर्मल सेक्टर में फंस के बेचारे कर्ज के जाल में मर जाते हैं वैसा ना करना पड़े। सेकेंडली, while formal sector loans need to expand, it is also necessary that everyone receives these loans. अगर फॉर्मल सेक्टर लोन प्रोवाइड करने के लिए आगे आ रहे हैं तो जरूरी ये भी है कि लोग लोन लेने के लिए जाएं भी, ये नहीं कि वो लोन लेने के लिए कह रहा है और दूसरा लोन ही नहीं ले रहा, भाग रहा है। पकड़ के देंगे जबरदस्ती लोग। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स फॉर द पुअर्स, स्वयं सहायता समूह, इसमें क्या होता है, कुछ लोग अपने आपस में कोऑपरेटिव की तरह होता है, लेकिन ये छोटा मामला होता है। इसमें कुछ अगरबत्ती बनाने वाले, मिर्च मसाला बनाने वाले, है ना, इस तरह के छोटे मोटे काम करने वाले लोग इकट्ठा हो जाते हैं, और वो लोग आपस में मिलकर कहीं एक छोटी सी फैक्ट्री, बीड़ी बनाने का हो गया या अगरबत्ती बनाने का हो गया, इस तरह काम कर लेते हैं, ठीक है। और सरकार उस सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप को इतने पैसे लोन के रूप में देती है। समझ रहे बात को? इस तरह से होता है। एक सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप्स में 15 से 20 लोग मेंबर होते हैं वैसे, और सेविंग पर मेंबरशिप
कल सत्यनारायण भगवान का कथा। साइंस करेंगे, साइंस बायोलॉजी में चैप्टर बाकी नहीं कभी। कौन सा था वो नाम? हाँ ठीक है, वो करा था। ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश, ध्यान से सुनिएगा। एनसीईआरटी वाला पागल हो गया है क्या? हाँ, प्रोफेसर मोहम्मद यूनिस, ठीक है। प्रोफेसर मोहम्मद यूनिस एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे जिनको 2005 में नोबेल पीस प्राइज मिला। बांग्लादेश के, इतना छोटा पिछड़ा देश, वहां से नोबेल प्राइज मिला। उन्होंने ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश बनाया, एक कॉन्सेप्ट दिया और बैंक भी स्टार्ट किया। उसमें गांव के हर छोटे छोटे इलाकों को मतलब 1970s में एक स्मॉल प्रोजेक्ट के रूप में लाए और 2018 में 9 मिलियन मतलब 90 लाख मेंबर बन गए, लगभग 81,600 के करीब विलेज में फैल गया। सस्ते दर पे गांव के सबसे पुअर आदमी को, कोई रिक्शा खरीदना चाहता है, कोई 10 मुर्गी खरीदना चाहता है, तो इतने छोटे छोटे अमाउंट पे भी लोन प्रोवाइड कराया गया। बात समझ रहे हैं? और इस तरह से पूरे बांग्लादेश में अधिकतर एम्प्लॉयमेंट फैला, लोग अपने पांव पे खड़े हो गए। तो इस कॉन्सेप्ट के लिए उनको नोबेल प्राइज दिया गया।